विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देखी। इनमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक है तो दूसरी नकारात्मक या नुकसानदेह है। आइए अब अंतिम प्रमुख विभाजन यानी जाति और राजनीति की चर्चा करें। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष हैं। चलिए देखते हैं। जातिगत असमानताएं। लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है और हमने देखा भी इसको पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समुदाय समाज में ही देखने को मिलता है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक न एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। श्रम का यानी कि काम जो करते हैं, जैसे पढ़ाने का काम हो गया, सफाई का काम हो गया, खेत में काम करने का काम, इस तरह से। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है, लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी और स्थायी रूप है। अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से यह एक खास अर्थ में भिन्न है। इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। यानी यह बहुत अपने आप में समझने वाली बात है कि रीति रिवाज भी इस हिसाब से बने हैं और कुछ क्रम जुड़ गए हैं। शादी के माध्यम से सबके काम बटे होते हैं, आपने देखा इस तरह से, तो इसको वैलिडिटी वहाँ से मिलती है और इस तरह से जाति व्यवस्था अपना काम करती है और आगे बढ़ते जाती है। एक जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशों के तो होते ही हैं, साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। देखिए, जो ध्यान देने वाली बात अब आ रही है, उनमें पहले भी थी लेकिन ये और भी आप इसको ध्यान दें। उनमें आपस में ही बेटी रोटी अर्थात शादी और खान पान का संबंध रहता है, एक खास जाति के अंतर्गत ही। अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों की ना तो शादी हो सकती है, ना महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामुदायिक आयोजनों में उनकी पांत में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से ये कठोर व्यवस्थाएं चलती हैं भारत में। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। तो देखिए, वर्ण व्यवस्था के बारे में नीचे जो बात बोले वाले हिस्से भेद खोले में बताया गया है। जाति समूहों का पदानुक्रम, जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे, तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत के रूप से उनके नीचे। तो इस तरह की जो व्यवस्था होगी, एक ऊंचा उसके नीचे, यही वर्ण व्यवस्था है। तो भारत में तो किसी छुपा नहीं है, अब गांव में तो बड़े स्तर पर देखने को मिलता है, शहरों में भी इसके अलग रूप में दिखते हैं। तो आपको इस तरह के भेदभाव और अलग मानने की धारणा आपको दिखेगी। इसमें अंत्य जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी। तो हाँ, हमने खास तौर पर देखा था, मैंने इस वीडियो में डाला है, ऐड किया था। यही कारण है कि ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायकर जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया। तो देखिए, अपने आप में ये विभाजनकारी और भेदभाव से भरी, जो इंसान को इंसान एक दूसरे को बराबर समझना चाहिए, उसके खिलाफ बिल्कुल है ये समानता के। तो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा ना देने के लिए कई महापुरुषों ने काम भी किया, कई महिलाएं भी इसमें आई। सावित्रीबाई फूले भी उनके साथ मिल गई थी, काम किया उन्होंने। तो और अभी भी लोग कई काम कर रहे हैं और कई को तो उसके साथ का गलत परिणाम भी भुगतने को मिलता है कि क्योंकि ये जो नियम है इस तरह के जो बने हुए हैं, इसका समाज के जो पुरानी सोच वाले लोग हैं वो इसको नहीं चाहते कि बदले और उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है जो उसके बदलाव के लिए आते हैं। चलिए, ऊपर जो कार्टून है उसको हम देख लेते हैं एक बार। यह कुर्सी, कार्टून के बारे में देखें। यह कुर्सी मुख्यमंत्री बनने वाले के लिए बनाई गई है ताकि वह अपनी धर्मनिरपेक्षता को साबित करे। इस पर बड़े झटके लगेंगे। तो देखिए, इस कार्टून में बताया गया है कि दिखाने की कोशिश की है कि एक जो मुख्यमंत्री बनेंगे, जो भी बनेगी, उसको साबित करना होगा कि वो अपने आप में निरपेक्ष है या नहीं।
कुर्सी पर देखिए, आप देखेंगे सभी धर्मों के प्रतीक हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहाँ सभी धर्म हैं अपने आप में और सभी के प्रतीक हैं, वो अपने आप में एक जो राजनेता है और या कोई भी राजनेत्री है उसको अपने आप में पंथ निरपेक्ष दिखाता तो नहीं है ना, क्योंकि ये सिंबल का होना अपने आप में भी तो कहेगा नहीं कि अपने आप में पंथ निरपेक्ष है। तो देखिए कुर्सी पे तो सब धर्मों का ये दिखाया गया है। तो ये असल में जब वे काम करेंगे, कोई भी जो मुख्यमंत्री होगा, जो मुख्यमंत्री का काम का तरीका बताएगा कि अपने आप में वो या किसी खास धर्म के प्रति कोई झुकाव तो नहीं था। तो ये काम करने का ढंग साबित करता है कि वो सेकुलर है या नहीं। इस बात का ध्यान रखें, और काम करने के तरीके से बहुत तय होता है। और देखिए इस कार्टून में बताया गया है एक पंथ निरपेक्षतावाद है ना, पंथ निरपेक्ष दिखाने की कोशिश की गई है। और ये अपने आप में बताया गया है कि सभी धर्म जो है वो समान हैं और सरकार और धर्म अपने आप में दो अलग अलग चीज़ें हैं। और देखिए इस तरह के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। किसी मुख्यमंत्री काल में ऐसा हुआ हो, जैसे 2002 की बात करें साल, तो अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो 2002 में मुख्यमंत्री थे गुजरात के। तो इनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने मुस्लिम जो समुदाय है उसके खिलाफ जो सांप्रदायिक दंगे हैं उसको भड़काने में उनका योगदान रहा, उनके वो इन्वॉल्व थे। चलिए पेज नंबर 50 पे हम देखते हैं भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता। जनगणना में प्रत्येक 10 साल बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। जनगणना विभाग के आदमी घर घर जाकर लोगों से उनके बारे में सूचनाएं जुटाते हैं। धर्म समेत सभी बातों के बारे में लोग जो कुछ बताते हैं ठीक वैसा ही फॉर्म में दर्ज किया जाता है। अगर कोई कहता है कि वह नास्तिक है या किसी धर्म को नहीं मानता, तो फॉर्म में भी इसे वैसे ही दर्ज कर दिया जाता है। इस तरह यानी कि जो नास्तिक हैं वो किसी धर्म में विश्वास नहीं रखते हैं। इस तरह देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों की संख्या और इनके अनुपात में आइए किसी बदलाव के बारे में हमारे पास विश्वसनीय सूचनाएं हैं। नीचे दिए गए पाई चार्ट से देश के 6 प्रमुख धार्मिक समुदायों की आबादी का अनुपात का पता चलता है। आज़ादी के बाद से प्रत्येक धार्मिक समुदाय की आबादी तो काफ़ी बड़ी है, पर कुल आबादी में उनका अनुपात ज़्यादा नहीं बदला है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 1961 के बाद से हिंदू, जैन और ईसाई समुदाय का हिस्सा मामूली रूप से घटा है, जबकि मुसलमान, सिख और बौद्धों का हिस्सा मामूली रूप से बढ़ा है। तो आप ये अंतर देख सकते हैं, 3 समुदाय का थोड़ा बढ़ा और 3 समुदाय का कम हुआ है, हल्का। एक आम लेकिन भ्रांत धारणा यह है कि देश की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत इतना बढ़ जाएगा कि दूसरे धार्मिक समुदाय उससे पीछे हो जाएंगे। तो आप देखेंगे जो जो गोलबंदी करने वाले लोग हैं, राजनेता भी कई बार आपको मिलेंगे और लोग भी आपको सुनते हुए से मिल ही जाएंगे, डराने की कोशिश करते हैं सर। आगे देखें, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त उच्च स्तरीय समिति, इसे सच्चर समिति के नाम से जाना गया, के आकलन से स्पष्ट होता है कि मुस्लिम आबादी का अनुपात थोड़ा ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन अगले 50 सालों में भी यह बढ़वार 3 से 4% तक ही रहेगी। इससे साबित होता है कि एक व्यापक फलक पर विभिन्न धार्मिक समुदायों के अनुपात में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला। तो आप देखिए यहाँ पे तथ्य ये बता रहे हैं। तो जो डराया जाता है गोलबंदी करने वाले हैं, तो ना वो गलत भड़काने की कोशिश आपस में करते हैं, धर्मों के बीच में लड़ाई लगवाने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यही बात प्रमुख जाति समूहों पर भी लागू होती है। जनगणना में सिर्फ 2 विशिष्ट समूहों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की गिनती अलग से दर्ज की जाती है। तो आप ये ध्यान रख सकते हैं, कई बार आपको पूछ लेगा अपने प्रश्न में भी, पेपर में भी, और वैसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए बात कि ये अलग से इनकी गिनती की जाती है, SC और ST की। इन दोनों बड़े समूहों में ऐसी सैकड़ों जातियां और आदिवासी समूह शामिल हैं जिनके नाम सरकारी अनुसूची में दर्ज हैं।
इसी के चलते इनके नाम के साथ अनुसूचित शब्द लगाया गया है। तो देखिए कारण क्या है अनुसूचित का, ये ध्यान रखें, शेड्यूल का। अनुसूचित जातियों में जिन्हें आमतौर पर दलित कहा जाता है, सामान्यतः वे हिंदू जातियां आती हैं जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था। इन जातियों के साथ भेदभाव किया जाता था और इन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था। अनुसूचित जनजातियों में जिन्हें आमतौर पर आदिवासी कहा जाता है, वे समुदाय शामिल हैं जो अमूमन पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से ज़्यादा मेलजोल नहीं था। 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जातियों का हिस्सा 16.6% और अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा 8.6% था। तो आप ये पाई चार्ट भी देख सकते हैं साथ में। भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों की आबादी 2011 के हिसाब से तो 79.8% जो है वो हिंदू हैं, मुसलमान 14.2% हैं, अन्य 2% हैं। अन्य में शामिल हैं बौद्ध 0.7%, जैन 0.4%, अन्य धर्म 0.7%, कोई धर्म नहीं वो 0.2% है। वहीं आप देखेंगे ईसाई तो 2.3%, सिख 1.7%। तो ये पूरा आंकड़ा आप देखें। जनगणना में अभी तक अन्य पिछड़ी जातियों की गिनती नहीं की जाती। इनकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी। पूरे देश में इनकी आबादी कितनी है इस बात को लेकर कोई एक स्पष्ट अनुमान नहीं है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 2004-05 का अनुमान है कि इनकी आबादी करीब 41% है। इस प्रकार मुल्क की आबादी में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियाँ और अन्य पिछड़े जातियों का हिस्सा लगभग 2/3 तथा हिंदुओं की आबादी का लगभग 3/4 है। यानी 3/4 जो हिस्सा है वो हिंदुओं का, ये सही सबको मिला के ये तीनों जो हमने नाम लिए। चलिए पेज नंबर 51 पे आते हैं। इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और विकास और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गांव में जमींदारी व्यवस्था के कमज़ोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। तो ये सब कारण है और ये सब इनकी वजह से इसमें कमी आ रही है। तो आप ज़रूर से थोड़ा ध्यान दें और बिंदुओं को याद रखें कौन कौन से कारण जिसकी वजह से ये व्यवस्था ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। चलिए शहरीकरण क्या है इसको इनसे देख लेते हैं। शहरीकरण ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना है। तो आपको दिख भी रहा होगा शहरों में अब जो लोग रहते होंगे या गाँव में भी जिनके परिवार के लोग जाते हैं बाहर, अक्सर शहरों में बसते हैं, जाते हैं, वो रहते हैं। तो लोग धीरे धीरे आ भी रहे हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम शहरीकरण बोलते हैं। शहरी इलाकों में तो अब ज़्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है या रेस्तरां में आपकी मेज़ पर बैठकर खाना खा रहे आदमी की जाति क्या है। संविधान में किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों पर का आधार तय किया है। अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौट कर आए तो यहाँ हुए बदलाव को देखकर हैरान रह जाएगा। वाकई में बदलाव तो हुए, हमें मानना होगा इस बात को, काम अभी और बाकी है। लेकिन बहरहाल समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। आपको देखने को मिलेगा हम लोग गाँव के इलाके में काफ़ी बड़े स्तर पर देखने को मिलती है अभी भी। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबा कर रखा गया है। इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नज़र आता है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी
उन्हीं का बोलबाला है। तो आप देखेंगे, देखिए जो ब्राह्मण है, जिन्हें कहा जाता है ब्राह्मण वर्ग के जो लोग हैं, उन्हीं का ही ज़्यादातर जो उच्च पदों पर आज भी वो काबिज हैं। और इस तरह का, और देखिए समाज में हमने देखा कि बाकी जो SC ST OBC इनकी संख्या अगर देखा जाए परसेंट के हिसाब से, वो मामला भी है नहीं जितने पद होने चाहिए उनके पास वाकई में। तो इस तरह का अभी अंतर देखने को मिल जाएगा। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। यही कारण है कि शहरी मध्य वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफ़ी ज़्यादा है। जाति और आर्थिक हैसियत में काफ़ी निकट का संबंध है। तो देखिए अब बताया गया है, यहाँ देखेंगे जातिगत असमानताएं शीर्षक बॉक्स देखें तो इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स में आप देख भी सकते हैं जाके। चलिए ऊपर के हम प्रश्न को देख ले। पहले, मुझे अपनी जाति की परवाह नहीं रहती, हम पाठ्यपुस्तक में इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या हम जाति पर चर्चा करके जातिवाद को बढ़ावा नहीं दे रहे? तो देखिए अगला इसके प्रत्युत्तर में कुछ बातें लिखी हैं। अब तुम्हें यह पसंद नहीं आ रहा है, क्या तुम्ही ने नहीं कहा था कि जहाँ भी प्रभुत्व या वर्चस्व की बात आए तो हमें राजनीति विज्ञान में उसकी चर्चा करनी चाहिए? क्या हमारे चुप रहने से जातीय व्यवस्था समाप्त हो जाएगी? तो देखिए यहाँ आपको उत्तर भी अच्छा खासा मिल गया। आप देखें कि क्योंकि इससे नुकसान हो रहा है इस व्यवस्था से, और इससे जो असमानता और भेदभाव और जो मुश्किलें हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए इस पर बात करना ज़रूरी होगा। जो चीज़ सही है उस पर दिक्कत नहीं है, जिससे नुकसान है और देखा जाए कि उसे एक खास जाति के लोगों को ही एक विशेष फ़ायदा मिल रहा है, तो उस पर बात करनी भी चाहिए बजाय चुप रहने के। तो देखिए इस पर बात होगी तभी तो हम लोग संवेदनशील होंगे, जागरूक होंगे, और आप लोग भी तो समझ पाएंगे इससे, तभी तो ये मुश्किलें समाप्त होंगी और इस तरह की दिक्कतें समाज में नहीं रहेंगी। चलिए राजनीति में जाति वाले हिस्से को देख लें। सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। तो देखिए जिस तरह सांप्रदायिकता में होता है उस तरह जाति जो प्रथा है वही मान के चलती है। इस आधार समाज का जो समुदाय बनेंगे उसी आधार पर होंगे। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं। जैसा कि हमने सांप्रदायिकता के मामले में देखा है, यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू ज़रूर है, लेकिन यही एकमात्र या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकती है। तो जी नीचे के बिंदु को देखते हैं। जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती हैं, ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए ज़रूरी वोट मिल जाए। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। तो देखिए ये भी एक रूप है राजनीति में किस तरह से जाति पेश होती है। 52 नंबर पे आ जाएंगे हम पेज पर। तो यहाँ आपको दिख रहा है जातिगत असमानता, इसको लेकर हम आते हैं नीचे का पहले बिंदु हम ख़त्म कर लें इसको लेकर, तब हम इस पर बात करेंगे। राजनीतिक अगले पेज पर यानी कि 53 पे आ जाएंगे हम। राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि के रूप में देखा जाता है। आपको मिल भी जाएगा चुनाव में इस तरह की चीज़ें। सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हों। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीच माना जाता था। तो किसी ने एक अवसर दिया, उनको भी बराबर का हक दिया। तो इसको कहा जा सकता है कि इस मौके ने फ़ायदे तो पहुंचाया ही अवश्य ही। राजनीति में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल है।
कुछ और नहीं। यह बात सच नहीं है, ज़रा इन चीज़ों पर गौर कीजिए। चलिए अगले बिंदु को हम देखें। देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। तो यानी कि मामला वहीं तक नहीं सिमटा, क्योंकि ये देखिए अभी परिस्थिति ऐसी नहीं है पूरी तरह से कि एक जाति का वर्चस्व हो। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। तो अभी सुनते होंगे शब्द वोट बैंक है, यानी कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसको वोट देते हैं, किसी खास दल को। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए अगला बिंदु। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा है तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तो किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक ही उम्मीदवार नहीं होता, जो उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता, क्योंकि संख्या किसी खास जाति की इसी जगह पर ज़्यादा है तो ये दिक्कतें आ जाती है। हाँ, राजनीतिक दल के सामने है ना, मुश्किलें पैदा हो जाती हैं उनके सामने। चलिए आगे देखते हैं। हमारे देश में माफ़ कीजिए, जो मैंने बात बोला पहले कि दिक्कत उनको नहीं होती है, नेताओं को भी, वो तो जानते हैं कहाँ पे प्रभुत्व और किस तरह के उम्मीदवार खड़े करने हैं। ये हो सकता है कि किसी खास जाति के लोग जिनकी संख्या कम है उनको दिक्कत आ जाती है कि अपने समुदाय के लोगों को नहीं मिल पाते वहाँ पे, तो इस तरह की भी चीज़ें दिखती हैं। तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स पैदा हो सकता है, जटिलताएं। चलिए अगले बिंदु पर आते हैं। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है। अगर जातियों और समुदायों की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। स्पष्ट है कि चुनाव में तो बिल्कुल ऊपर ये बात कही इतनी बढ़िया, और आप इसको देखें कि अगर मान लीजिए अभी जो चुनाव में जीतकर जो लोग आए हैं, जो विधायक है, सांसद हैं, वो हमेशा आते, देखिए लोग हारते भी हैं। कारण है कि काम को देखा जा रहा है, और ये भी, और लोग सिर्फ इसी तरह से सिमट नहीं गए कि एक खास पसंद पे वो आके और सीमित हो गए। लोग देखते हैं, लोग और भी चांसेस देखते हैं। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारक भी इतने ही असरदार होते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं, अक्सर उससे ज़्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों से रखते हैं। ये बिल्कुल गौर करने वाली यह बात है। मतदाता जो होते हैं अपनी जातियों से ज़्यादा राजनीतिक दलों पर भरोसा रखते हैं और उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। एक जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं, बिल्कुल। और भी आप देखेंगे कि आर्थिक रूप से मामला जब होता है तो किस तरह की स्थिति पैदा होती है। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं। और आपको इस पर देखिए भी आएगा, अपने आसपास देखें, इस बात को गौर करें। उदाहरण, सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनाव पर अक्सर निर्णायक असर होता है। तो बहुत सारी विविधता को अपने आप में और अंतर को समाये हुए है इस तरह की चीज़ें। तो कुल मिला के अब कहा जाए तो आप उस पर अगर गौर करें, आप उसमें एक होश में रहकर इन चीज़ों को देखें, अगर अपने अगल बगल, आपको सब समझ में आएगा। मात्र देखते ही ना चलें, आप उस पर विचार भी करें और उसके पीछे की चीज़ों को भी समझें। और जो चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें ऐसा ही नहीं हो रही हैं, चीज़ों के पीछे कुछ ना कुछ मकसद तो होता ही है। तो आप अवश्य इन चीज़ों को देखें, और काफ़ी अच्छे ढंग से इस पॉइंट में समझाया भी गया है। तो चलिए अगले बिंदु पर हम आते हैं, जो हमारा टॉपिक है इसका, जाति के अंदर राजनीति। हम देखेंगे जातियों के अंदर किस तरह से राजनीति काम करती है। अभी तक हमने इसी चीज़ पर गौर किया कि राजनीति में जाति की क्या भूमिका होती है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है। राजनीति भी जातियों को राजनीति के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और पेज नंबर 54 पे आगे का देखते हैं,
जातिगत पहचान को प्रभावित करती है। इस तरह सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होती, जाति भी राजनीतिग्रस्त हो जाती है। यह चीज़ अनेक रूप लेती है। तो हम आगे इसको और देखेंगे किस तरह है ये। तो पहले तो अभी समझ गए होंगे, उम्मीद है मुझे, कि जहाँ ये हमने पहले बात की थी कि राजनीति के अंदर जाति काम कैसे करती है, राजनीति का जातिकरण कैसे होता है और कैसे जातिग्रस्त होती है। लेकिन अब ये दूसरी बात ये है कि जाति भी राजनीतिग्रस्त कैसे होती है, कि जातियों के अंदर भी राजनीति कैसे होने लग जाती है। अब इसको फोकस किया यहाँ पर। चलिए आगे बिंदु देखते हैं। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, सो पहले वह अपने समूह की जिन उप जातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती थी, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। तो आप ये समझे होंगे कि किस तरह से पहले जातियों के अंदर उप जातियाँ होती है, तो अपना बड़ापन दिखाते हैं, और जाति और जितनी बड़ी वाली होती हैं अपने नीचों से अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस राजनीति ने उनको एक साथ लाने की कोशिश की कि सब जातियों को एक साथ लाएं, और उस हिसाब से राजनीति करते हैं। आप लोग देखेंगे भी, और अपने आसपास अब देखेंगे राजनीति जब होती है चुनाव के वक्त में भी ये सब। अगला बिंदु देखते हैं। चूँकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकती, इसलिए वह ज़्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जातियों या समुदायों को साथ लाने की कोशिश करती है, और इस तरह उनके बीच संवाद और मोल तोल होता है। हम पेज नंबर 55 पे आ गए हैं यहाँ पर। तो इस तरह से भी होता है। चलिए अगला बिंदु। राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा। तो इस तरह की बात भी हुई है कि जो ज़्यादा पिछड़े हैं अपने आप को इस तरह से कहलाए जाते हैं। कुछ जो खास अपने आप को संपन्न रहे वो अगड़े यानी अगड़ा कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस प्रकार जाति राजनीति में कई तरह की भूमिकाएं निभाती है, और एक तरह से यही चीज़ें दुनिया भर की राजनीति में चलती हैं। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियां वोट पाने के लिए सामाजिक समूह और समुदायों को गोलबंद करने का प्रयास करती हैं। कुछ खास स्थितियों में राजनीति में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमज़ोर समुदायों के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती है। तो इससे एक चीज़ ये हुआ है कि जो लोग पिछड़े थे, कह लीजिए, जिनको पहले राजनीति में मुख्य तौर पर अपनी भूमिका नहीं निभा पाती थी, जो जातियाँ जिनको पहचाना ही जाता था मुख्य धारा में, जब मेन वाली राजनीति में इस जाति के लोग ही नहीं आते थे, उनको एक मौका मिला इस तरीके से कि वो भी सत्ता में आए और कुछ जैसे मंत्रालय अपने को लें। तो ये चीज़ भी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। इस अर्थ में जातिगत राजनीति ने दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति भी पैदा की है। तो ये किसके अच्छे एस्पेक्ट्स को भी एक तरह से बता रहा है कि जो डिसीजन लेते हैं उसमें अब सबको शामिल किया जा रहा है। अब डिसीजन खास कुछ जातियाँ मिलके अपना नहीं ले सकती हैं, अब सबको शामिल करना पड़ेगा आपको इसके अंदर। अनेक पार्टियाँ और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज़्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके लिए ज़मीन, जायदाद और अवसर उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। पर इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है। जैसा कि धर्म के मसले से स्पष्ट होता है, सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होती। देखिए इसका कारण भी आप जानते हैं कि सिर्फ क्योंकि ये एक बंद के रह जाएगी और एक सीमा के अंदर रह जाएगी, फिर आगे निकलने में मुश्किल होगी और एक अच्छी राजनीति के लिए रास्ता रोकेगी। इससे अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज़्यादा बड़े मुद्दों से लोगों का ध्यान भी भटकता है। तो देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इससे नुकसान क्या है। तो जो बहुत बड़े मुद्दे हैं उससे ध्यान भटक सकता है। तो बैलेंस चीज़ों को वो भी लाना है और ये भी लाएं, कैसे लाएं इसको लेकर होना चाहिए। तो किस चीज़ को बैलेंस में करना अपने आप में सही रहता है। कई बार जातिवाद तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देता है। तो देखिए होगा, जब जातियों की बात होगी, अलग अलग जातियाँ होंगी तो कोई आगे निकलेगा, कोई पीछे होगा, किसी को ज़्यादा कम हो जाएगा। अक्सर करती भी हैं पार्टियों में इस तरह से। तो लाजमी है कि आपस में जातियों के बीच संघर्ष हो, तनाव हो और चीज़ें बिगड़ें। चलिए ऊपर के हम कार्टून वाले हिस्से को देख लेते हैं, पेज नंबर 53 पर पहले।
आप देखें उसमें कार्टून में ऊपर लिखा है द वोट बैंक ऑफ इंडिया और राजपूत, तो उसमें अलग अलग देखेंगे आप, तो उसमें राजपूत, कुर्मी, गुज्जर, यादव, लोहार, अहीर, कोयरी, SC ST इनके लिखे हुए हैं। आपको ऊपर में नेता लोग भी दिख रहे हैं। और नीचे देखें इसको क्या पूछ रहा है कार्टून में, क्या आपको यह बात ठीक लगती है कि राजनेता किसी जाति के लोगों को अपने वोट बैंक के रूप में देखें? तो देखिए, पहले तो कार्टून का समझ लीजिए कि हाँ, जो ऊपर कुछ राजनीतिक दल दिए गए हैं कि कुछ मिनिस्टर्स के फ़ोटो हैं और वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो जाति के आधार पर अपने समूह को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं और वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें लाल कृष्ण आडवाणी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, VP सिंह हैं, आपको दिख रहे हैं, और भी हैं, लेकिन आप ये देखें जो मैंने मुख्य देखे आपको। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये इस वोट बैंक की राजनीति को समझना ज़रूरी है, वास्तव में ये है क्या। तो देखिए, अधिकतर जो राजनीतिक दल है वो क्या करते हैं, विभाजनकारी नीतियाँ लाते हैं, जैसे कि खास किसी जाति को ज़्यादा मानेंगे, उसके लिए ज़्यादा योजनाएं अच्छी लादेंगे, देंगे, ऐसा करेंगे वो। तो एक तरह की विभाजनकारी वो नीतियाँ लाते हैं और इसके तहत वो लोग वो मेंटेन करते हैं अपनी जातिगत कि खास जाति का वोट लेने के लिए, क्योंकि उनके हक में वो के फ़ायदे के लिए कुछ वो लाएंगे, कुछ पॉलिसीज़ लाएंगे, तो ऑब्वियसली कोई उधर इन्फ्लुएंस होगा ही कि उनके लिए, उनकी जाति के लिए कुछ खास पॉलिसीज़ बनी हैं, चाहे वो SC के लिए बने, तो SC के लिए कोई नई चीज़ बनेगी पॉलिसी उनके फ़ायदे के लिए, मान लीजिए, तो फिर संभावना बनेगी कि उसकी ओर मूव करें वो खास जाति के लोग थे। हैं देखिए, खास जाति के लोगों को टारगेट किया जाता है उनके हिसाब से, उनके फ़ायदे के लिए या जो भी हो, उनकी राजनीति जो करते हैं उनके लिए पॉलिसी लाते हैं और इस तरह से वो मेंटेन करते हैं कि वैसे बने रहें, हमेशा बने रहे चुनाव के वक्त में वो वोट देते रहे उस खास राजनीतिक दल को, तो इसलिए राजनीतिक दल ऐसा करते हैं। तो मामला इतना ही नहीं रहता है, वो लोग भड़काने का भी काम करते हैं, खास लुभाने के लिए आपकी वोट बैंक उनका छूटे ना और वो रहे, चाहे वो बातों से हो, कई सारे तरीके हथकंडे अपना के वो लोग जमाए रखना चाहते हैं अपने वोट बैंक को। कोई भी राजनीतिक दल आप देखें इस तरह से, उनके भाषणों को देखें, राजनेताओं के, राजनेत्रियों के, तो आपको ये मालूम चलेगा इस तरह से। तो देखा जाए तो एक तरह से ये संकीर्ण राजनीति हम बोलेंगे इसको, कि बहुत छोटे लेवल की ये राजनीति है, जहाँ पे एक खास वोट बैंक को बनाए रखने के लिए आप कुछ भी, किसी भी हद तक आप जाते हैं और ऐसा करते हैं। वो कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, माफ़ कीजिए, मैं राजनीतिक दल को बोल रहा हूँ, क्योंकि जो राजनीतिक दल इस तरह की चीज़ें करते हैं वो लोग काफ़ी आज अपने स्तर को गिराते हैं और ये लंबे समय तक अगर देखा जाए तो एक ये नुकसानदेह भी है, राजनीति के लिए ठीक नहीं है। जो लोकतंत्र, जो वास्तविक लोकतंत्र है, वहाँ पे इस तरह से एक दूसरे जाति को भड़का के एक दूसरे के प्रति और आप वोट बैंक अपना बनाएं, तो ये अच्छी बात तो है नहीं। तो देखिए, मेरा तो ये मानना है, शायद आप भी माने, कि इस तरह की राजनीति है वो घटिया राजनीति और निचले स्तर की राजनीति करना ठीक नहीं है, कि खास जाति के लोगों को अपना वोट बैंक बनाते हैं ये राजनीतिक दल। और आपने देखा इनका चुनाव के वक्त में आपको ये देखने को मिलेगा, पूरा जो गेम है, इस तरह के हम खेल कह सकते हैं, जो गंदा खेल है, इस तरह की चीज़ों का कैसे लुभाते हैं और इस तरह से विभाजनकारी नीति अपनाते हैं, एक दूसरे जाति के बीच भड़का के और अपना वोट बैंक बनाते हैं। तो ये चुनाव के वक्त बहुत देखने को मिलता है। आप गौर फरमाएं और देखते रहें TV चैनल्स और अखबार भी आपको दिखते रहेगा, उनके आर्गूमेंट से किस तरह भाषण देते हैं। और देखिए, इसका नतीजा यही होता है आगे चल के कि खूनम खराम होता है, कई सारी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं एक दूसरे जातियों के प्रति, एक दूसरे में। और ख़ासकर आप चुनाव वाले दिन देखेंगे बहुत कुछ ऐसे होता है और रिजल्ट के बाद भी आपको ऐसे मिल जाएंगे। एक ख़ास अगर कोई नुकसान हुआ राजनीतिक दल को, तो एक दूसरे को भड़का जाते कि भड़काने की कोशिश करते भी हैं और इस तरह से वो गंदा रूप ले लेता है और खून खराबे होते हैं। तो देखिए, अगले पेज पर आप देखेंगे जो 54 पेज नंबर पर है, उस पर प्रकट रंगभेद से संबंधित कुछ बातें नीचे लिखी हैं, आप उसको देखें। ये अनुवाद किया गया है, बाबूराव जो बागुल है उनकी कविता का हिंदी अनुवाद है ये। चलिए देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं इसको।
तो आपने देखा इसका टॉपिक है अप्रकट रंगभेद। इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों चले जाते हैं जो विदेश बोलते हैं, पराई भाषा पहनते हैं, अजनबी पोशाक और भूल जाते हैं इस मुल्क को, उन्हें मेरा सलाम। और जो नहीं भूलते, सदियों तक मिटे जाने के बाद भी नहीं बदलते, ऐसे बेगैरतों से मैं पूछता हूँ, क्या कहोगे अगर किसी ने पूछा तुमसे क्या होता है छुआछूत? क्या यह ईश्वर की तरह ही अविनाशी है? कैसे होता है अछूत? कैसा होता है अछूत? किसकी तरह दिखता है? क्या वह खुद में कोड की तस्वीर होता है या फिर धर्माशीषों का दुश्मन? क्या वह विधर्मी होता है, एक पापी या फिर नास्तिक? बताओ मुझे, क्या जवाब होगा तुम्हारा? क्या तुम बगैर हिचकिचाए कह सकोगे, मैं ही अछूत हूँ, मैं ही हूँ अछूत? इसी से मैं कहता हूँ, इस मुल्क में पैदा होने की गलती करने वालों, तुम्हें अब गलती सुधारनी होगी, या तो देश छोड़ो या युद्ध करो। तो देखिए जाति व्यवस्था को लेकर कितना कठोर शब्दों में और एक तरह से बातें उन्होंने कही है और बताई है कि चीज़ें, और एक तरह से ये कोशिश की है कि आप लोग जागें और इस व्यवस्था के प्रति आप लोग इसको खुलकर इसकी आलोचना करें और इसके खिलाफ आप जहाँ कुछ अपने तरीके से कुछ करते रहें। तो ये अपने तरीके से है अब बातें कहने का ढंग। और वहाँ आप देख भी सकते हैं दाएं हाथ बाएं हाथ पर एक जो सफाई कर्मचारी है, अक्सर आप जो शहरों में होते होंगे वो देखते भी होंगे, एक खास जाति के लोग भी अक्सर इन कामों में लगे हुए दिखते हैं, जो सफाई का काम होता है। तो काफ़ी सोचने के लिए आप देखिए आपका नज़रिया क्या है और आप लोग कैसे सोचते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मौका दिया इस कविता के माध्यम से सोचने का। तो आप लोग अवश्य सोचें इस पर भी और विचारें और देखें, और देखिए क्या हम बराबर मानते हैं, क्या अभी हम बिल्कुल बराबरी की जो बात करते हैं, अक्सर हम खुद उम्मीद करते हैं कि सब लोग हमें जो हमसे ऊपर हैं वो हमारे बराबर मिट्टी, जो हमसे ज़्यादा पैसे वाले हैं और अमीर है, ज़्यादा सुपर अमीर हैं, सुपर रिच हो, हम उम्मीद करें कि वो लोग हमसे बिल्कुल एम्पैथाइज़ करें, समानुभूति के साथ बात करें। क्या हम ऐसे हैं? क्या हम बराबर का भाव रखते हैं? कुछ इस तरह की बातें हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं, सोच सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रश्नावली की ओर मुड़ते हैं और अपने प्रश्नावली पर यानी पेज नंबर 55 पे जाते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमज़ोर स्थिति में होती हैं। तो देखिए ऐसे बहुत से हिस्से हैं जहाँ पे आपको दिख जाएगा कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। चाहे आप ये देखें कि कहीं पे वो काम पे जाते हैं तो वेतन के मामले में देखेंगे असमान वेतन, है ना, एक ही बिंदु हो सकता है कि एक सेम काम के लिए ना समान कार्य के समान वेतन नहीं होता है ना। तो ये भी तो एक असमानता है कि आप महिला समझ के आप उनको और उनको कम रुपए देते हैं, इस तरह की चीज़ देखने को मिलती है। तो एक ये हो गया। आप देखें कि साक्षरता की दर देखें, बहुत कम संख्या है जो स्त्रियां हैं वो पढ़ती हैं, तो नहीं पढ़ने का मौका उनको कम मिलता है। आप देखेंगे जो और एक आप देख सकते हैं कि जो उच्च शिक्षा है और कम हो जाता है। जो लोग पढ़ते भी हैं बच्चियाँ छोटे क्लासेस में स्कूल्स में, उनकी जो संख्या है वो परसेंटेज कम हो जाती है हायर एजुकेशन में। तो देखिए एक साक्षरता हो गया, एक हमने बात की वेतन के मामले में, और हमने देखा उच्च शिक्षा का मामला देखा। इसके अलावा हम देख सकते हैं ज़्यादा पैसे वाले जो नौकरियां होती हैं, है ना, जिन्हें कहते हैं जिनमें बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट होती हैं, उसके मामले हम देखेंगे कि उन पोस्ट पे अभी भी पुरुष हैं मुकाबले स्त्रियों के। और एक चीज़ हम और महत्वपूर्ण बिंदु भूल गए, जो लिंगानुपात जो होता है हम जिसे बोलते हैं, वो आप देखेंगे सेक्स रेशियो, उसमें भी महिलाओं का भारत में आप देखेंगे तो बहुत ही बुरा हाल है। और जो 2019 के अनुसार अगर हम देखें तो स्थिति और भी ज़्यादा सोचने वाली है कि आगे और देखा जाए तो रेशियो में भी आपने कहीं सुना हुआ है, शेष हरियाणा जैसे कई स्टेट्स में जैसे आप सुनते हैं कि जो बच्चे जो भ्रूण में ही इनको मार दिया जाता है, इसलिए कई बार टेस्ट पे मना किया गया है कि लिंग जांच है वो गैर कानूनी घोषित किया भी गया है।
इन सब चीज़ों को देखते हुए ही। तो ये भी एक भारत में और क्या विश्व में भी देखने को मिल रहा है धीरे धीरे कि ये समस्या होगी। तो लिंगानुपात अपने आप में और उसमें महिलाओं का जो रेशियो है वो कम है। तो इस हिसाब से आप ही हमने ये बताया ये सारे बिंदु पे, और आप इसमें जोड़ सकते हैं और भी बातें इस बिंदुओं में, और अपने हिसाब से जितने नंबर का आपका है, अगर आप एग्ज़ाम में हैं तो उस हिसाब से आप जोड़ें उसके अंदर। मूल बिंदु जो मेजर बिंदु जो पॉइंट्स थे वो मैंने बता दिए। तो देखिए दूसरा, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक एक उदाहरण भी दें। तो देखिए उनमें से एक है हमारा, और हमने उससे पहले पढ़ा भी था, धार्मिक पूर्वाग्रह, है ना, कि इसमें हम क्या है ख़ास तौर से हम देखते हैं कि एक ख़ास धर्म से हम ये देखते हैं कि ख़ास धर्म के लोग दूसरे धर्म की तुलना में अपने आप को बड़े मानते हैं, और जो दूसरे धर्म के लोग हैं मतलब ये कोई भी हो सकते हैं, आप ये देखें, है ना, तो एक दूसरे के प्रति इस तरह के भाव रखते हैं, और एक ख़ास जो काफ़ी ताकतवर संख्या में हो जाए या अपनी ताकत में हो, वो धर्म के लोग दूसरे धर्म वाले के को लेकर अपने दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं जो उनके खिलाफ़ होती है, उनके मज़हब से नहीं मिलती है, चाहे वो और वो जैसे हमारे में आप जो जोड़ लीजिए कि किसी ख़ास धर्म में कोई चीज़ पवित्र मानी जाती है और किसी दूसरे धर्म में वो चीज़ नहीं मानी जाती, तो कुछ इस तरह से वो चीज़ें बेस बनाकर और ये काम करती हैं, और राजनेता लोग भड़काते हैं, और ये चीज़ आगे चल के काफ़ी ख़तरनाक रूप ले लेती है। तो देखिए एक दूसरा वाला है, उसको हम बोल सकते हैं कि बहुमतवाद है ये अपने आप में, यानी कि हर चीज़ में कोई डिसीजन लिया जाए उसमें बहुमत जो बहुमत में धर्म के लोग हैं उनको माने जाए, उनकी बातों को माना जाए, यानी कि एक तरह का वर्चस्व, एक ख़ास धर्म के लोगों का वर्चस्व रहे, और इस तरह की चीज़ दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये भी एक रूप है, ठीक है। और देखिए एक हमने बिंदु पढ़ा था राजनीतिक गोलबंदी, और ना धार्मिक जो मसले हैं उसको लेकर हम राजनीतिक गोलबंदी करते हैं जो राजनेता लोग। चुनाव के वक्त में आप देखेंगे जो कई सारे हैं कई अलग अलग धर्मों के खिलाफ अपने बयान दे के इन्फ्लुएंस करते हैं राजनेता लोग, कोई भी धर्म के हो सकते हैं, आप लोग बड़े आसानी से भारत में मिलते हैं ये इस किस्म के लोग जो भड़काते हैं और आम जनता को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं, और वो एक बड़ी विपदा लाती है, और इस तरह से धर्मों के बीच, विभिन्न धर्म के लोगों के बीच, आम लोगों के बीच लड़ाई हो जाती है, और वो लोग बच जाते हैं जो लोग भड़काते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे सांप्रदायिक जो हिंसा है, ये अपने आप में ये भी एक सांप्रदायिक राजनीति का एक प्रकार है। तो इसमें देखिए आप भारत पाकिस्तान एक अच्छा खासा उदाहरण है, जब एक बड़ा रूप ले लेती है और जब कत्लेआम हो जाता है, तो जब एक ख़ास धर्म जो दो धर्मों के बीच में जब टेंशन बड़े रूप ले लेती है और वायलेंस होता है, बलात्कार होते हैं, इस तरह की घटनाएं फिर होने लगती हैं, और हुई भी हैं, इतिहास गवाह है। चलिए आगे हम प्रश्न पे देखते हैं। प्रश्न 3 पर बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं। तो मैंने एक जगह पढ़ा था और उसमें मुझे बातचीत से शायद मैं बात कर रहा था कहीं पर दोस्त से, हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें एक बात आई थी कि दूसरी साइड से ये आर्गुमेंट आया था और बताया था कि अभी भी जो बड़े पद हैं जो नौकरशाही में है, अपनी ब्यूरोक्रेसी में है, अभी देखने को मिलेगा जो बड़े डिसीजन मेकर्स हैं, अभी भी हायर कास्ट के जो लोग हैं अभी भी एग्जिस्ट है वहाँ पर। तो मतलब जो डिसीजन मेकिंग में अभी, तो इसलिए आपने सुना भी होगा, शायद नहीं भी सुना हो तो आप देखें कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात की जाती है, यानी कि जो प्रमोशन है उसमें भी रिजर्वेशन होने चाहिए, और इससे ही जुड़ा ये मसला है। इसके अलावा आप देखेंगे कि आर्थिक मसले भी अगर आप देखें कि पैसे के मामले में भी अभी हायर कास्ट, हालांकि और भी जो निचली जातियों के लोग हैं, ओबीसी के, SC ST जो के ग्रुप के जो लोग हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं हालांकि, लेकिन अभी भी रेशियो आप देखेंगे नंबर्स परसेंटेज, तो अभी भी हायर कास्ट का इकोनॉमिकली अभी भी ऊपर है।
तो ऐसे ही कुछ है, और आप लोग अब खुद अपने लेवल पर सर्च करें और देखें ये और किस तरह से है। ये असमानता आज भी देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखें, 2 कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। देखिए, अच्छा प्रश्न है कि सिर्फ जाति सब डिसाइड नहीं कर सकती है। तो देखिए, इसका एक अपना अच्छा उदाहरण है। एक आप पहला देख सकते हैं कि जो चुनाव क्षेत्र होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी हम जिन्हें बोलते हैं, आप देखेंगे संसद के मामले में देखें, जहाँ से सांसद आते हैं वहाँ पे जो लोग आते हैं, किसी भी जो निर्वाचन क्षेत्र है उस क्षेत्र में कोई भी एक सिंगल, जो हम बोल सकते हैं एक खास जाति के लोगों का जो कैसे दबदबा हो या उस जाति के लोगों, तो ऐसा नहीं है। मतलब मेरा कहने का मतलब कि एक खास जाति की ने ही जिता दिया एक एमपी को, तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। संख्या उनकी बहुमत में हो सकती है, लेकिन सिर्फ उन्होंने जिता दिया तो ऐसा है नहीं। यानी जो वोटर्स हैं वो अपने आप में बिखरे हुए हैं, अलग अलग उसमें संख्या उनकी अलग अलग है, और सबका अपना, सब निर्णायक है, सब अपनी भूमिका निभाते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक खास जाति को ही हम सब कुछ, ऐसा नहीं हो सकता है कि खास जाति ने जिता दिया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे। और दूसरा आप देखें, जो वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा मामला है कि जो राजनीतिक दल कोशिश करते हैं, जो नेता लोग होते हैं, कि एक जहाँ बड़ी संख्या होती है, मान लो किसी खास जाति की, तो वहाँ लोग वो लोग गोलबंदी करते हैं अपने हिसाब से और इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, प्रभावित करने की अपने वोटर्स को करते हैं। लेकिन अपने आप में ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वो लोग सिर्फ उसी के आधार पर जीत जाएंगे। तो कोई एक राजनीतिक दल अपने आप में कोई दावा नहीं कर सकती कि किसी खास जाति ने या समुदाय ने उनको चुनाव में जितवा दिया। कोई भी राजनीतिक दल ऐसा दावा नहीं कर सकते, और उनका दावा करने से भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा हकीकत में ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि एक राजनीतिक दल एक खास जाति के बल पे, समुदाय के बल पे वो जीत जाए। तो यानी कि ये भी हकीकत है कि कोई एक खास जो राजनीतिक दल है, कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी एक मान लीजिए कम्युनिटी है या जाति है, उसके जितने मतदाता हैं सभी का वोट नहीं ले पाती है। ये भी एक हकीकत है इसके अंदर, क्योंकि आप ये देखेंगे भी अलग अलग राजनीतिक दलों में उनके वोट बटे होते हैं। तो खुद मतदाता भी ऐसे नहीं है कि वो लोग एक खास को वोट दे दें, तो ये संभव ही नहीं है। तो आपने ये चीज़ देखा, खुद एक वोट देने के मामले में वोटर्स भी अपने हैं, इस तरह से उनके वोटर्स अपने अपने, वो ऐसा नहीं कि एक खास दल को ही वोट दे दिया सब वोटर्स ने, एक खास जाति के वोटर्स ने। तो वोट अपने आप में अलग अलग जातियों को मिलते हैं। तो कोई भी पार्टी इस तरह से जीतती नहीं, और सबके वोट, अगर वो दावा कर दे कि सबके वोट उसने जीते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। और जो मैंने बात की थी कि वोट बैंक की राजनीति वाली, तो ये दावा करते हैं राजनीतिक दल, यानी कि ये हो सकता है कि एक खास राजनीतिक दल को वहाँ की एक खास क्या बोलते हैं जाति का ज़्यादातर वोट उसको मिलता है, सारा नहीं। तो इसमें एक अंदर समझिए, ज़्यादातर वोट और सारा में अंतर यहाँ पर है ना। सभी वोट नहीं मिलते, ज़्यादातर वोट मिलते हैं। और किसी को ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा होता है इंडियन पॉलिटिक्स में, अपने अपने तरीके से राजनीतिक दल ऐसा करते हैं प्रभावित करने की। चलिए 5वें प्रश्न पे आते हैं। भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो देखिए, अगर पहले के अध्याय में मैंने बात भी की है कि 1/3 की जो व्यवस्था की गई थी, जो स्थानीय निकाय होता है, पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है इस तरह से, 1/3 उनकी होगी, तो मान लीजिए तो एक अपने आप में बड़ी संख्या, एक निचले जो क्या बोल सकते हैं तीसरे स्तर पे स्थानीय स्तर जो शासन है उसमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है, हम जानते हैं। और जिनको नहीं पता, वो 9th क्लास की मैंने एक वीडियोज़ में एक पार्ट के उसमें ये बात भी बताई थी, और खुद 10वीं क्लास में भी एक लेसन मैंने इस बात को और बताया है, तो आप लोग उसको देख भी सकते हैं चाहे तो अभी देख सकते हैं कि एक प्रावधान किया गया और इसमें एक बड़ी संख्या महिलाओं की वो चुनकर आती है। तो ये अपने आप में 2/3 है, एक ये बड़ा हिस्सा बताता है, और इस तरह से करीब
10 लाख से अधिक महिला जो है प्रतिनिधि हैं वो चुनकर आती हैं। और देखिए पहले हमने कार्टून से बात भी की, जो था भी एक कार्टून में कि जो पुरुष जो संसद की बात हो तो उसमें रोका गया है अब भी, और ये मांग चलती है कि 1/3 जो सीटें हैं वो महिलाओं को दिए जाए संसद में, चाहे विधानसभाएं हों उनके अंदर। ये प्रपोजल है, हालांकि अभी तक इस पर कोई सहमति नहीं बनी है राजनीतिक दलों में, और अभी भी ये बिल पास नहीं हो चुका है। तो अभी ये जो विधेयक है पास नहीं हुआ है। तो चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ पे जो प्रावधान है मौलिक अधिकार का, उसके अंदर आपने देखा है कि धर्मों को, विभिन्न धर्मों को जो धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी है, उसके अंदर आप देखेंगे जो अनुच्छेद 25 से 28 में है, तो वहाँ पे अपने सभी धर्मों की स्वतंत्रता है। अपने धर्म को आप खास धर्म के हैं, आप किसी धर्म को अपनाएं, आप किसी खास पद्धति से पूजा पाठ करें, उसका प्रचार करें, और मतलब उसको अपने तरीके से आप आज़ाद हैं पूरी तरह से अपने धर्म के मामले में, आप उसको मानने के मामले में। तो एक ख़ास पहचान है हमारे संविधान की। और देखिए सारे सीमाओं के अंदर रहते हुए हैं, यानी कि आप सीमा पार नहीं करेंगे, उसकी भी अपनी एक अगर कानूनी दहलीज़ है, आप उसको पार करते हैं तो उसकी भी सज़ा का प्रावधान है। तो लेकिन सीमाओं में रहते हुए आपको ये अधिकार मिला है, और हम सबको भी, कि हम किसी भी धर्म को चुनें, आज़ाद हैं, उसको अपनाएं, पूजा पाठ जो भी है पद्धति वो करें। और इसके अलावा आप देखेंगे कि धर्म के आधार पर जो किसी भी तरह के भेदभाव की मनाही है, जो समानता का अधिकार है, आपने देखा है अनुच्छेद 14 में, 14 से 18 तक है वो पूरा आप देखेंगे, तो उसमें किसी भी तरह के जो भेदभाव है उसको बिल्कुल हटाया गया है। तो अनुच्छेद खास तौर पर 17 पे जो छुआछूत है उसको मनाही की गई है कि वो कानूनी रूप से गलत है। अनुच्छेद 17 है वो छुआछूत के खिलाफ। तो ये सारे प्रावधान किए गए हैं। तो आप पहले वाले में देख सकते हैं जो धर्म के धार्मिक आज़ादी वाली, और दूसरे वाले में भेदभाव की मनाही या उसका प्रतिषेध, कि किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 7 पर। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। चलिए 4 हैं, क ख ग घ, इनको देखते हैं। स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। तो देखिए जो इसका उत्तर है वो ख है, कि जो समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, क्योंकि है ना, देखिए बोलते हैं घर का काम सिर्फ स्त्रियाँ करेंगी, बाहर के पुरुष करेंगे। तो इस तरह से चीज़ देखिए आपको मिल जाएंगी, समाज में इस तरह से सुनने को मिल जाता है। तो ये असमान भूमिकाओं को बताया गया है कि जब हम बात करते हैं कि लैंगिक विभाजन देखने को मिलता है, ये खास काम इनको दे दिया जाता है, तो हम इन्हीं की बात कर रहे होते हैं। तो आप लोग याद रखें। प्रश्न संख्या 8 पे देखें। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज की संस्थाएं। तो देखिए पंचायती राज की संस्थाओं में हमने बात भी के ऊपर व्यवस्था है। चलिए पेज नंबर 56 पे आ जाइए। सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है कि, तो ये 4 इसमें भी हम देखते हैं जो विकल्प दिए गए हैं उसको लेकर, कि सांप्रदायिक राजनीति को लेकर है। तो आप अच्छे से इसको पढ़ें, हम एक साथ पढ़ते हैं और देखते हैं। एक धर्म दूसरों से श्रेष्ठ है। तो देखिए हम साथ साथ चलते जाते हैं, जो सही है उस पर बात भी करते जाते हैं। तो हाँ देखिए ये देखने को मिलता है सांप्रदायिक राजनीति में। बात देखते हैं। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, देखिए तो बिल्कुल उल्टा हो गया मामला है ना, क्योंकि यहाँ पे तो भेदभाव देखने को मिलता है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा, एक खास ग्रुप बनाते हैं और
और इस तरह से चीज़ें होती हैं। चलिए अगला देखते हैं। द एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो ऐसा नहीं है, किया जा सकता, कई बार होता भी है। तो चारों को हम देखने के बाद हमें जो सही इसके हिसाब से लग रहा है सांप्रदायिक राजनीति को लेकर, वो हमें आ और सा लग रहा है। तो ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं है। अगर आप विकल्प भी देखेंगे तो मैं आपको तरीका बताया था, ज़रा टाइम नहीं लगेगा। आप का देख लेंगे तो इसमें चारों हैं, खा में देखेंगे तो इसमें भी 3 है, अब ग में आप देखेंगे आ और सा है। तो बाकी को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, हमारा उत्तर हमें मिल चुका है आ और सा, यानी उत्तर है ग, 9 का ग, आ और सा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 10 पे। चलिए 10 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? क, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। आपने देखा हाँ, क ये धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। ख, यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। बिल्कुल नहीं है, यानी गलत है। सभी ग देखें, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। बिल्कुल, ये हमें देखने को मिलता है। घ, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। तो देखिए हिसाब से जो गलत है वो मात्र ख है, कि हमारा कोई, यानी हमारे देश का जो है राजकीय धर्म कोई नहीं है। तो ख उत्तर इसका होगा, और जो कि गलत है, यानी कि हमारे देश का कोई राजकीय धर्म नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 11 पर देखते हैं। खाली स्थान पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। तो आप बताइए, हमने कई सारी बात की, उम्मीद है आप लोग सही पहुँचे। जाति वो औरों की तुलना में हमारे देश में खास तौर पर देखने को मिलता है। चलिए 12 नंबर प्रश्न पे आते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मेल कराएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब खोजें। सूची 1 पहला देखें, इस चित्र में 4 हैं और सूची 2 में भी 4 हैं। तो पहला है अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति। तो हमने ऊपर बात दी की है। तो देखिए जो ऑप्शन है क्या क्या है। क, सांप्रदायिक, ख, नारीवादी, ग, धर्मनिरपेक्ष, घ, जातिवादी। तो हम उसको नारीवादी कहते हैं। तो पहले का जो है वो यानी कि ख होगा नारीवादी। चलिए 2 पे अब देखते हैं। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, तो उसको हम सांप्रदायिक बोलते हैं। तो यानी जो किसी खास धर्म को अपने आप को बड़ा करके दिखाए और दूसरे धर्म को नीचे दिखाए, ऐसा कोई भी शख्स, महिला पुरुष जो भी है, तो सांप्रदायिक उन्हें हम कहते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। जाति को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति, इसको हम जातिवादी कहेंगे। तो 3 का घ, तो इसे याद भी रखें ऑप्शन, ताकि नीचे लगाने में अच्छा रहेगा लोग। 4 नंबर देखते हैं। व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति, तो उन्हें धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। यानी 4 का जो है वो ग, कि वो किसी भी धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। तो अब इस तरह से आप नीचे देखेंगे, आंसर्स जो देखेंगे आप विकल्प सारे गामा जो दिया है उसमें हमारा जो सही है वो देखिए करके देखते हैं। पहले का क्या था हमारा ख, यानी कि देखिए ख किसमें, सारे दोनों में पहले का ख दिख रहा है हमें। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे का क्या था हमारा का था, तो दूसरे का किस में है, यानी कि रे में। तो देखिए जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको आगे दिक्कत देने की ज़रूरत ही नहीं, ऊपर हमने विकल्प सही की बात ही कर ली, किसके क्या सही है। तो और आगे जो मात्र इसी में ऐसा है इस रे के अंदर कि जो पहले का खा है और दूसरे का क है, बाकी और किसी विकल्प में ऐसा नहीं है। तो हमें बिना सोचे भी हम चाहें तो रे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सा और रे के अलावा गा और माँ में भी ऐसा बिल्कुल नहीं, माँ गा माँ तो कहीं भी नहीं है। सा और रे में देखेंगे तो ये पहला तो मिल गया ख था, लेकिन दूसरे में सा में ख ग था, लेकिन रे में क मिला।
तो जो हमारा सही उत्तर है वो रे है। पहले का ख, दूसरे का क, तीसरे का घ और चौथे का ग। तो एक बार और चाहे आप रिकॉर्डिंग पीछे करके सुने, लास्ट में जो मैंने बोला सही वाला, तो आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। मैंने इसको समझाने की कोशिश की आपको। तो इस तरह से हमारे ये पाठ ये समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छा इसमें एंजॉय किया होगा, समझा होगा, कोई चीज़ संवेदनशील भी होंगे आप इससे, और आगे औरों को भी समझाएंगे। ये सब इश्यूज़ हैं और आप और अच्छे से इसको समझें और अपना योगदान भी दें अपने तरीके से। तो आप अच्छे से रहें, ख्याल रखें सबका, और समय से अपना पढ़ें भी और खेलें, अपना अच्छे से इस टाइम का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।